हेलो दोस्तों, आप सभी का जीएस एकेडमी बाई मनीष में आप सभी का वेलकम है। आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? गुड। आपके लिए यूपीएसआई टॉप 15 क्वेश्चन मूल विधि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूरा वीडियो देखना है, क्वेश्चन टेस्ट के रूप में लगाना है। जो क्वेश्चन आपको याद है वो आपको टेस्ट में आंसर देना है कमेंट बॉक्स में उसका। ठीक है। और जो नहीं आता है वो आपको देखना और आपको याद करना है मुझ पर कितने क्वेश्चन नहीं आए 15 में से। आपको खुद को जज करना है कि आप 15 क्वेश्चन मूल विधिकों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़िए। न्यू चैनल है अभी तो बच्चे कम हैं, आप लोगों का ही वो है, आप लोग ही इन बच्चों को बढ़ाएंगे संख्या। और आप जितनी संख्या अच्छी बढ़ाओगी उतनी अच्छी क्लासें आएंगी। जितनी संख्या ज़्यादा हो जाएगी फिर लाइव भी क्लासें होंगी और डिजिटल बोर्ड पे भी क्लासें चलेंगी। पर आपके ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़वाइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक और शेयर करवाइए। आइए आप हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में क्या परिभाषित किया गया है? इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपके पास आता है तो। अगर आप पे नहीं आता है तो आपको मैं बताता हूँ। इसका आंसर है ए, आपराधिक प्रत्ययन। आपराधिक प्रत्ययन क्या होता है? अपराध करने की प्रत्ययन, अपराध करने की तैयारी करना। कैसे अपराध करना है, किस तरीके से करना है, ये होता है आपराधिक प्रत्ययन। भारतीय दंड संहिता मानहानि किस धारा से संबंधित है? प्रश्न नंबर 2, भारतीय दंड संहिता मानहानि किस धारा से संबंधित है? इसका आंसर आपके पास आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ टिक नहीं हो रहा है क्वेश्चन पर, इसलिए टिक नहीं हो रहा है कि आप पहले कमेंट बॉक्स में अपने आप आंसर को बताएं। टिक तो बाद में भी हो सकता है। टिक इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये वीडियो टेस्ट के रूप में आपको खुद को अपने आप को जज करना है। आप पिछले 3 मंथ से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट भी लगाना जरूरी है ना अच्छे क्वेश्चनों का। तो यही वीडियो आपके लिए काम आएगी। तो भारतीय दंड संहिता मानहानि किस धारा से संबंधित है? धारा 499। 499 में मानहानि है। इसमें मानहानि क्या होती है? आपके मान को सम्मान को हानि पहुंचाना। आपको कोई दूसरा व्यक्ति गाली देता है तो आपको भी मान सम्मान को हानि पहुंचाता है तो इसको बोलते हैं मानहानि। तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? 499 धारा लगेगी। उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसको सजा भी होगी। वो अगले एक्ट में, उसको अगली वीडियो में बताया जाएगा कितनी सजा कितना एक्ट दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता दहेज मृत्यु के मामले को रोकने के लिए कौन सी धारा है? एक धारा बनाई गई है जिसमें अपराध भी है और जो अपराध है सबसे बड़ा अपराध है। क्या अपराध है? दहेज। दहेज के मामले में मृत्यु कर देते हैं लोग। आजकल के इंसान इतना वो हो गया है कि दहेज के चक्कर में महिलाओं की हत्या कर देते हैं। तो इसके लिए कड़े कानून और नियम बनाए हैं सरकार ने। वो किस चीज़ में दिए गए हैं? वो धारा 498 ए, 498 ए धारा में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय दंड संहिता झारक्रम किस धारा में परिभाषित किया गया है? झारक्रम एक धारा है जिसमें बताया गया है। वो धारा क्या है? वो धारा है आपकी 497। 497 धारा है जिसमें बताया गया जारक्रम। जारक्रम क्या होता है? आप समझ में नहीं आ रहा होगा जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है तो जारक्रम क्या होता है। जारक्रम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जारक्रम एक धारा है जो धारा 497 बताती है अगर आपकी शादी हो गई है, महिला से हुई है, महिला से ही होती है शादी, अगर वो महिला किसी और पुरुष से संबंध बनाती है तो आप उससे केस नहीं कर सकते। अब ये धारा यह कहती है, ये आप सोचो कि अगर आपकी पत्नी किसी और पति से संबंध बनाती है तो आप अपने पति से कुछ नहीं कह सकते हो, अपनी पति को पीट नहीं सकते हो, केस नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप तलाक ले सकते हो। तलाक जब ले सकते हो जब आपके पास सबूत होगा, जब उस आधार पर आप तलाक ले सकते हो। तो यह धारा उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दी गई है। अब 497 खत्म कर दी गई है 2018 में। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ एक केस हुआ था जिसमें एक पत्नी दूसरे मर्द से संबंध बनाती है और उसका उसे पति देख लेता है तो वो कहती है मैंने अपनी मर्जी से संबंध बनाया है, तो इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी पत्नी दूसरे पति से संबंध बना सकती है। ठीक है। अगली धारा 5, भारतीय दंड संहिता किस धारा में द्विविवाह को परिभाषित किया गया है? अगर आपके
आपकी पत्नी मर गई है तभी आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। अगर आप दूसरा विवाह, पत्नी मरी नहीं है या पति मरा नहीं है, तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो 494 धारा के तहत आपको दंड और जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, पति या पति मर जाए तभी दूसरी शादी करनी है, नहीं तो 494 धारा को याद कर लेना। कठोर कारावास है, कठोर कारावास, अगर कारावास नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता किस धारा में मिथ्या दस्तावेज रचना संबंधी अपराध का प्रावधान करती है? इसमें क्या है, मिथ्या दस्तावेज। मिथ्या दस्तावेज का मतलब ये होता है कि आप झूठी रिपोर्ट लगाना, झूठी FIR लगाना, झूठे दस्तावेजों से किसी को सजा दिलवाना, इसके बारे में बताया गया। आप झूठे दस्तावेजों से पकड़े जाते हो तो आपको अपराध का प्रावधान करती है, या अपराध आपको अपराधी घोषित कर देगी। विधि कौन सी विधि है, कौन सी धारा है? 464। जो धारा 464 है वो आपको अपराध में घोषित कर देगी, क्योंकि आपने अपराध किया, आपने झूठे दस्तावेज लगाए, झूठी गवाही दी, झूठी FIR लिखी आपने। तो ध्यान रखना 464 में क्या है, मिथ्या दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है जो रात्रोगृह भेदन से संबंधित है? रात्रोगृह भेदन का मतलब समझते हो? रात्रोगृह, रात में किसी के गृह मतलब जानते हो, घर में। अगर आप किसी के घर में रात में जाते हो डकैती के मतलब से, लूट के मतलब से, चोरी के मतलब से, तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? रात में किसी के घर में आप कूदते हो तो आप पर कौन सी धारा लगेगी? आप पर धारा लगेगी 446 धारा। 446 धारा के तहत आपको अपराधी माना जाएगा और आपको कड़ी कारावास सजा और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो आप किसी के घर में रात में घुसना मत, ध्यान रखना, 446 धारा लग जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा आपराधिक न्याय विश्वास भंग विषय से संबंधित है। अगर आपके किसी को न्याय है, उसका विश्वास भंग करते हैं, आप किसी को ले गए और बहला के फुसला के चल वहाँ चलते हैं, आपको उस पर विश्वास है और आप उसे वहाँ ले जाके आपने उसके साथ कोई गलत काम कर दिया, कोई गलत घटना हो गई, तो ये क्या हो गया? आपका विश्वास भंग तो हो गया। आपका विश्वास भंग हो गया तो आप 405 धारा के तहत क्या होंगे? 405 धारा और 409 धारा के तहत, ये 405 से 409 तक की धाराएं न्याय भंग के बारे में बताया गया है और आपको दंड और जुर्माना भी देना पड़ेगा इसमें भी। अगली धारा ये, धोखाधड़ी या छल से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? आइए साहब, धोखाधड़ी बहुत ही चलते हैं, धोखाधड़ी इसको याद कर लेना, ये तो याद ही रखना, आपकी जॉब लगे या नहीं लगे इसको ध्यान रखना है कौन सी धारा लगनी है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत चल रही है, फ्रॉडगिरी। तो धोखाधड़ी छल से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दी गई है? तो ये धारा 415 से 420 में बताया गया है। जो भी धारा 415 से स्टार्ट हुई, 420 पे खत्म हुई, उनके बीच में धोखाधड़ी और छल के बारे में बताया गया है। तो धोखाधड़ी और छल के बारे में बताया गया है इसमें। तो धोखाधड़ी कैसी होती है आपको पता है? ये क्वेश्चन पीवी से पहले पूछा गया है क्या? 415 420 क्या है? धोखाधड़ी और छल से संबंधित धारा है। तो छल दिया गया है 415 में, छल को परिभाषित किया गया 415 में, और जो जिसमें दंड दिया गया वो 417 में दंड दिया गया है, 1 वर्ष का कारावास और या जुर्माना दोनों का प्रावधान करती है। 417 में छल का लिए क्या दिया गया? दंड। ठीक है। और छल की परिभाषा क्या उसमें दी है? छल की परिभाषा, छल कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है छल में, इसकी परिभाषा दी गई 415 में। और छल और धोखाधड़ी 415 420 तक ये धारा इसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय दंड संहिता में किस धारा में डकैती को परिभाषित किया गया है? अब डकैती को परिभाषित किया गया है, डकैती को परिभाषित कैसे है, डकैती कैसी डलती है, डकैती होती कैसी है? तो आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है डकैती के बारे में। तो आपको डकैती के बारे में बताना है, आपको डकैती क्या होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये सिर्फ चीज़ बताइए। तो डकैती के लिए तैयारी करना, डकैती के लिए कैसे जाते हैं? तो इसमें धारा है 399 धारा है हत्या सहित डकैती किस धारा से संबंधित है? हत्या सहित डकैती तो 396 ऑप्शन नंबर ए 396। हत्या सहित डकैती किस धारा में पड़े? 396। अगर आप डकैती के समय किसी की हत्या कर देते हैं तो आप 396 धारा लगेगी और 396 धारा में आपको मृत्यु भी दे सकते हैं। मृत्यु दंड का प्रावधान है, कठोर कारावास का और 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना व दंडनीय किया गया है। 396 में अगर आप लूट करने जाते हो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको कठोर कारावास, मृत्यु दंड, 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना, इन सब को दंड आपके लिए बताया गया है। तो आप ध्यान रखना, डकैती करनी है तो कोई मर नहीं जाए, मर गया तो आपको भी मृत्युदंड मिल सकता है। डकैती का अपराध घटित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए?
ये बताइए, डकैती डालने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। 5 से कम व्यक्ति हुए तो डकैती नहीं मानी जाएगी, वो 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तब माना जाएगा डकैती। ठीक है। भारतीय दंड संहिता किस धारा में लूट को परिभाषित किया गया है? लूट कितने प्रकार की होती हैं? लूट कैसे किया जाता है? लूट के लिए कितने आदमी चाहिए? तो आपके लिए ये बताया गया। तो लूट, तो आइए आप लूट के बारे में बताता हूँ। धारा 390 धारा 390 में क्या है? लूट की परिभाषा। लूट 300 परिभाषा, सब प्रकार की लूटों में या तो चोरी का उद्यापन होता है, लूट में भी एक चोरी होती है। लूट का अपराध अकेले व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, समझ रहे हो? अकेला व्यक्ति लूट कर सकता है, कभी नहीं, सॉरी, अकेला व्यक्ति लूट कर सकता है पर डकैती नहीं कर सकता अकेला व्यक्ति। अगर अकेला व्यक्ति लूट कर सकता है, तमंचा धर के आपके कान पर आपकी बाइक को लूट के ले जा सकता है। 390 धारा में परिभाषित किया गया है। ठीक है। और आइए, और क्वेश्चन है 391, धारा 391 डकैती की परिभाषा है। डकैती कैसे होती है, क्या होता है डकैती में? डकैती में 5 लोग चाहिए, डकैती 5 लोग कम हो तो डकैती नहीं होगी, वो एक चीज़ बताया गया है। तो अब देखिए, लूट, और लूट की आपने, लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है। आपके कान पर तमंचा रखा, आपकी बाइक ले गया तो उसे कहेंगे लूट, आपसे लूट गया, तो इसके लिए आपको दंड क्या मिलेगा? अगर पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास मिलेगा, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये धारा 392 में बताया गया है। ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लेना। 392 में है 10 वर्ष का कारावास लूट में। लूट अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। और लूट कैसी लूट होती है? आपकी कान पट्टी पर तमंचा रखेगा, आपकी बाइक को ले जाएगा, बाइक को ले जाना, बाइक को, गाड़ी को ले जाएगा, बाइक को नहीं, बाइक को ले जाएगा, उसे कहते हैं लूट। भारतीय दंड संहिता में डकैती को किस धारा में परिभाषित किया गया है? डकैती को परिभाषित कितना किया गया? 391 में। मैंने भी बताया था 391 में डकैती को परिभाषित किया। डकैती में कम से कम 5 लोग होने चाहिए, तभी डकैती मानी जाएगी वो। ठीक है साहब। डकैती में अगर आप डकैती करते समय किसी की हत्या कर देते हैं तो आपको 396 लगेगी। 396 मृत्युदंड भी हो सकता है, कठोर कारावास होता है, 10 वर्ष की सजा भी है, जुर्माना भी है। ठीक है। डकैती में कारावास भी है, आजीवन कारावास है डकैती में आपके लिए। अगर आप डकैती डालने गए जाते हो तो कठोर कारावास भी, जुर्माना, 10 वर्ष की सजा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार चोरी के आवश्यक तत्व 5 होते हैं। तो भारतीय 378 चोरी में लगती है 378। तो चोरी की क्या है तत्व? कितने? 5 प्रकार के तत्व हैं चोरी के। कौन से? कोई चल संपत्ति जानते हो? गाड़ी घोड़ा, चल संपत्ति, चलने वाली चीज़ को चोरी कर ले जाए कोई, वो 378 में होती है। या किसी के कब्जे में वो जमीन, आपकी प्लॉट किसी ने कब्जे में ले लिया अपने में, वो भी एक चोरी है। आपको प्लॉट लिया, किसी व्यक्ति ने आपको कब्जे में कर लिया दूसरे ने, तो वो आप क्या, उसको आप चोरी में दिखाएंगे, 378 धारा में आएगा। उसके कब्जे के बिना, उसकी सहमति के बिना, उसकी, मेरा प्लॉट है, मेरी बिना सहमति के बिना आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो मैं आपको 378 के तहत FIR लगाऊंगा, आपको चोरी का केस दर्ज कराऊंगा। बेईमानी है, बेईमानी कर ली, बेईमानी भी को भी एक चोरी के रूप में लगाया था, इसने मेरी बेईमानी कर ली, ऐसे लेने हेतु हटाई जा सकती हैं। तो ये 5 हैं आपको, जो आपको ये दे रखे हैं, ABCDE 5, ये 5 तत्व हैं। ठीक है। 378 धारा लगती है चोरी में। इतने ही 15 क्वेश्चन थे, टॉप क्वेश्चन है 15 मूल विधि के, आप अच्छे से समझें और सही क्वेश्चन है। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। GS एकेडमी बाय मनीष। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो।